देखिए इन्होंने बोला 2 घंटे में एक टैंक को भरने के लिए 8 पाइपों की आवश्यकता होती है। 2 घंटे में एक टैंक को भरने के लिए 8 पाइपों की आवश्यकता होती है। 5 पाइपों का प्रयोग करने पर कितना समय लगेगा? भाई अगर आपको एक टैंक भरना है और आपको समय दिया है कितना, 2 घंटे में भरना है, तो अगर आप 8 पाइप लगाते हैं उस टैंक में तो वो 2 घंटे में उस पाइप को भर देते हैं। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि अगर 5 पाइपों का इस्तेमाल किया जाए तो टैंक कितने घंटे में भरेगा, वो आपको समय निकालना है। ठीक, तो चलिए समझते हैं। देखिए कितने घंटे का समय लगता है बच्चों? 2 घंटे का। हम इसको 2 तरीके से बताते हैं आपको। एक तो तरीका ये है, 2 घंटे का में कितने पाइप लगते हैं, तो पाइप की संख्या की अगर बात करें तो कितने पाइप लग जाते हैं भाई, तो पाइप लगते हैं 8। ठीक, तो अगर हम बोलें कि एक पाइप से भरवाओगे कितना समय लेगा, तो देखिए पाइप की संख्या यदि आप कम करोगे तो समय ज़्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि ये कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी कि रेसिप्रोकल हैं। तो अब आप बताइए अगर हम एक पाइप का इस्तेमाल करते हैं, किसका, एक पाइप का इस्तेमाल करते हैं, तो एक पाइप को कितना समय लगेगा, 2 गुणा 8 यानी कि 16 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 2 गुणा 8। भाई देखिए आपने देखा कि 2 घंटे के लिए भरने में, 2 घंटे में भरने में कितना, 8 पाइप लेते हैं। 8 पाइप यदि आप लगाते हैं तो 2 घंटे का समय लेते हैं। तो अगर एक पाइप का आप इस्तेमाल करेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा ना, तो समय कितना हो जाएगा, 16। तो इसका गुणा हो जाएगा, अभी यहाँ भाग में नहीं जाएगा। मतलब आप एक एक नियम बनाने की कोशिश करें तो ऐसा ना कर दें कि आप यूनिटरी मेथड लगाएं और 2 में 8 से भाग दे दें और आप कहें कि सर 1/4 घंटे का समय लग गया एक पाइप को, तो वो तो समय कम हो गया। जबकि ये कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिलोम है, रेसिप्रोकल में है। तो हमें बात समझ में आ गई कि समय बढ़ जाएगा, तो 16 घंटे लगेंगे। तो अगर हमें 5 पाइपों का इस्तेमाल करना है तो क्या करें भाई, 5 से इधर गुणा करें, लेकिन इधर तो क्या जाएगा, भाग जाएगा। इधर क्या जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि देखिए अब पाइपों की संख्या अगर आप बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। तो अब बात समझ में आ गई कि अगर 5 पाइप का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको समय कितना लगेगा, 5 पाइप कितना समय लेंगे, 16/5। कितना समय लेंगे, 16/5 घंटे का। तो 5 से इसको काटिए, कितना बचा, 5 तिया 15, एक बचेगा 1/5, ये आ गया आपका घंटे। यानी कि 3 से 1/5 घंटे का समय लेंगे। तो अब आप इसको कन्वर्ट कीजिए, ये तो हो गया 3 घंटे। 1/5 जो है घंटा, 1/5 घंटे जो है उसको आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मिनट में। तो 1/5 को मिनट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए 5 से 12 बार कट गया, 12 पंचे 60। तो आपने देखा कि 3 घंटे और 12 मिनट का समय लेंगे। क्या लेंगे, 3 घंटे और 12 मिनट का समय लेंगे। तो 3 घंटे 12 मिनट किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में। तो एक तरीका तो ये हो गया, ये चीज़ समझ ली हमने। अब दूसरा तरीका थोड़ा सा देखें। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें बच्चों, दूसरे तरीके पे आते हैं। देखिए अब देखिए हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था MDH, कुछ याद है, MDH/W। तो इसमें 1 था, इसमें भी 1 था, इसमें 1 था, इसमें 1 था, और यहाँ पर क्या था, M2D2H2/W2। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको दी है इस फॉर्मूले में रख दीजिए। आपको क्या दिया, 2 घंटे का समय दिया है। 2 घंटे के लिए कितने पाइप लगाते हैं आप, 8 पाइप लगाते हैं। तो आपको क्वांटिटी दी है, यानी कि पाइप यहाँ पर आदमियों की तरह काम करेंगे। ठीक, अब पाइप किसकी तरह काम करेंगे, आदमियों की तरह काम करेंगे। आपसे बोला कि कितने पाइप लगाए जाएँ, 5 पाइप। तो अगर 5 पाइप लगाते हैं तो वो कितना समय लेंगे, ये आपसे टाइम पूछा है, टाइम पूछा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 घंटे ले रहे हैं 8 पाइप, तो यहाँ पर m यानी कि 8 हो गया और h1 की जगह पे 2 हो गया, इक्वल टू W1 अपने पास है नहीं, एक बार के तो अपॉन में 1 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 5 पाइप हैं, कितना समय लेंगे, तो हमने बोला t समय लेंगे। तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा 8 बटे में कितना बच्चों, 5। तो ये कितना हो गया, 16 बटे में कितना हो गया, 5। देखिए वही चीज़ निकल कर आई। तब आप समझ गए कि 16/5 क्या है, ये है 3 घंटे, ठीक, और 15 मिनट। 3 घंटे और 12 मिनट, 5 से कटेगा, 12 पंचे 60 होता है। तो 3 घंटे कितना हो जाएगा बच्चों, 12 मिनट। चलिए तो 3 घंटे इसको 12 मिनट आपका क्या निकल आएगा, आंसर। यही आपका आंसर भी है। तो आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। MDH का फॉर्मूला, ये सेकंड मेथड हो जाएगा आपका, आप इसको भी लगा सकते हैं।
सीधी सीधी वैल्यू से रखे। अगर आपको कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है कि भाई, अगर कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है आपको कि 2 घंटे में 8 पाइप, एक पाइप का समय अगर आपको निकालने में कन्फ्यूज होते हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक विमान समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल के नीचे विमान की 1/4वीं ऊंचाई पर एक तैरती पनडुब्बी से ठीक ऊपर है। तो विमान और पनडुब्बी के बीच की लंबवत दूरी क्या है? देखिए बच्चों, ये बोल रहे हैं कि मान के चलिए ये समुद्र तल है। ये क्या चीज़ है? समुद्र का तल है। जहाँ पानी रहता है वो तल कहलाता है, ये समुद्र तल है। इस समुद्र तल के एक बिंदु से, इस समुद्र तल के एक बिंदु से एक विमान है। यहाँ पर कोई विमान इस तरीके से उड़ रहा है बच्चों। चलिए ये विमान बना लेते हैं। ठीक है, ये विमान उड़ रहा है इस तरीके से। कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है एक बिंदु से? ये 6000 क्या दिया आपको? मीटर की ऊंचाई पर। अब 6000 मीटर की ऊंचाई पर एक विशेष बिंदु से यह समुद्र तल के नीचे विमान की 1/4वीं ऊंचाई। विमान कितनी ऊंचाई पर है? 6000। तो 6000 की कितनी? 1/4। 6000 की 1/4 मतलब 4 से कट जाएगा, 15 चौको 60, 1500 मीटर। यानी कि विमान की 1/4 ऊंचाई का, यानी कि 1500 मीटर की ऊंचाई पे 1/4वीं ऊंचाई पर एक तैरती पनडुब्बी से ठीक ऊपर, मतलब विमान की कितनी? 1/4 यानी कि 1500 मीटर की ऊंचाई, नीचाई पे क्या है? एक पनडुब्बी है। क्या है? समुद्र में एक पनडुब्बी है। कितनी ऊंचाई पर है? 1500 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पर ये पनडुब्बी है। से ठीक ऊपर विमान और पनडुब्बी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये जो बिंदु है जो यहाँ पर है, इस बिंदु से विमान तो 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन पनडुब्बी कितनी है? विमान की ऊंचाई के 1/4वीं ऊंचाई के नीचे है। तो इन्होंने बोला कि पनडुब्बी और विमान के बीच की दूरी कितनी है। तो आप बता सकते हैं कि ये दूरी कितनी है? बिल्कुल बता सकते हैं भाई। 6000 ये थी, 1500 ये, तो 6000 और प्लस क्या कर देंगे बच्चों? 1500। तो 6000 1500 मतलब कितना हो जाएगा? 7500 मीटर। कितना हो जाएगा? 7500 मीटर। यही आपका आंसर है। क्लियर? तो 7500 मीटर किस ऑप्शन में दिया है देख लीजिए। 7500 आपको दिया है ऑप्शन डी में। आई थिंक आपको बात समझ में आई। कहीं पे से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं, क्यों होना भी नहीं चाहिए भाई बच्चों। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं एक विमान क्या है? समुद्र तल से क्या है? 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और एक विशेष बिंदु से क्या है? ये समुद्र तल के नीचे विमान की 1/4, मतलब एक विशेष बिंदु से अगर 6000 मीटर की ऊंचाई पर विमान है, तो उसी बिंदु से विमान की जो ऊंचाई है उसका 1/4 भी ऊंचाई पर, 1/4 मतलब 1500 मीटर की ऊंचाई पर अंदर की तरफ क्या है? एक पनडुब्बी है। तो आपसे पूछा गया है कि पनडुब्बी और विमान के बीच की दूरी कितनी है। तो भाई विमान है 6000 मीटर और पनडुब्बी कितनी है? 1500 मीटर। दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 7500। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ खिलौनों को 18 बच्चों के बीच इस प्रकार समान रूप से वितरित किया गया कि प्रत्येक बच्चे के खिलौनों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के बराबर है। प्रत्येक बच्चे के खिलौनों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के बराबर है। ठीक, इसके बाद क्या लिखा? एवं वितरण के बाद 6 खिलौने शेष बच जाते हैं। खिलौनों की कुल संख्या क्या थी? आप बताइए बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या आ गई तो सारी चीज़ें पता है ना भाई, कितने बच्चे हैं। तो अगर बच्चों की बात करें यहाँ पर देखिए तो बच्चों की संख्या कितनी दी है? बच्चे दिए यहाँ पर कितने आपको? 18। कितने बच्चे दिए? 18। तो देखिए बच्चों की जो संख्या है वो कितनी दी है बच्चों आपको? वो दिए 18। अब यहाँ पर एक लाइन है, बस वो लाइन आप समझ लीजिए। यहाँ लिखा है इस प्रकार समान रूप से वितरित किए जाते हैं कि प्रत्येक बच्चे के खिलौनों की संख्या, कि प्रत्येक बच्चे के खिलौनों की संख्या, प्रत्येक बच्चे के खिलौनों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के बराबर है। तो बच्चों की कुल संख्या के बराबर है, मतलब एक बच्चे को उतने ही खिलौने मिलते हैं जितने के टोटल बच्चे हैं। तो अगर हम बात करें कि कितने बच्चे हैं? 18। तो एक बच्चे को कितने खिलौने मिलेंगे? अगर हम बात करें तो एक बच्चे को कितने खिलौने मिलेंगे? तो अब आप कहेंगे सर एक बच्चे को मिलेंगे 18 खिलौने। कितने मिलेंगे? 18। अगर एक बच्चे को 18 मिल रहे हैं तो कितने बच्चे हैं टोटल? 18 बच्चे हैं। तो कुल खिलौने कितने हो गए जो बच्चों को दिए गए? तो कुल खिलौने कितने हो गए?
जो बच्चों को दिए गए कुल खिलौने कितने हो गए, जो बच्चों को दिए गए तो 18 एक बच्चे को मिले, और टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल बच्चे भी 18 हैं। ठीक, तो 18 का वर्ग हो गया, ये 18 का वर्ग कितना होता है 324। मतलब कुल वो खिलौनों की संख्या आ गई जो किसको दी गई, बच्चों को दी गई। अब कुल खिलौनों की संख्या अगर 324 आ गई और बोल रहे कि शेष बच गए कितने, 6 खिलौने, तो अगर हम 6 इसमें और जोड़ दें, 6 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 330। मतलब ओवरऑल खिलौने कितने थे, तो टोटल अगर बात करें तो टोटल खिलौने कितने थे, तो टोटल खिलौने कितने थे, टोटल थे 330। ये जो 324 हैं ये कौन से हैं, जो बच्चों को दिए गए, ये बच्चों को मिलने वाले कुल खिलौने हैं। बच्चों को कितने मिले, तो बच्चों की यदि बात करें 324, बच्चों में बंटने के बाद कितने खिलौने बचे 6, तो उसको हमने जोड़ दिया तो टोटल खिलौने कितने 330। तो आप किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे, ऑप्शन ए पर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी को एक तरीके से और समझ लेते हैं। जैसे हम आपसे बात करें, एक क्वेश्चन और देख लें इस टाइप का, कि जैसे हमने आपसे बोला कि आपके एक स्कूल में, एक क्लास में ले लीजिए पर्टिकुलर, कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं। अगर हम बात करते हैं कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं, तो एक क्लास में बच्चों की संख्या हमने बात की 20 है। कितनी है, 20 है। और प्रत्येक बच्चे को कितने खिलौने दिए जाते हैं, जितने की क्लास में बच्चे हैं। तो अब आप समझ गए कि कितने, एक बच्चे को कितने खिलौने मिलेंगे 20, और कक्षा में छात्र भी कितने, बच्चे भी कितने 20। और हम बोलें कि खिलौने बंटने के बाद 15 खिलौने बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं, शेष कितने बच जाते हैं बच्चों, 15। तो अब आप इसको करिए, कैसे करेंगे, बात आ गई समझ में। भाई एक बच्चे को आप 20 खिलौने दे रहे हैं और क्लास में भी कितने बच्चे हैं 20। ठीक, तो कितने हो गए 400। 400 खिलौने तो क्या हो गया, बच्चों के बीच बट गए, और 15 बच गए। तो अब आप क्या कर दोगे, 15 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 415 हो जाएगा। तो ओवरऑल आप बताइए कितने खिलौने थे, 415। तो बात समझ आ रही कि उन्होंने बोला कि एक कक्षा में यदि 20 छात्र हैं और प्रत्येक छात्र को कितने खिलौने दिए जाते हैं, जितने की कक्षा में छात्र हैं। इसका मतलब क्या है, कक्षा में छात्र अगर 20 हैं तो एक छात्र को भी कितने दिए जाते हैं 20। तो अगर एक छात्र को 20 दिए जाते हैं तो 20 छात्रों को कितने मिलेंगे, 20 × 20 400। और बोले कितने खिलौने बच जाते हैं 15, तो जोड़ दिए 415। आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 सेंटीमीटर घन आयतन, 40 सेंटीमीटर घन आयतन नहीं है, इसको ऐसे कर लेना 40 सेंटीमीटर की पावर 3। 40 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक बॉक्स में 2 सेंटीमीटर किराने वाले कितने घनों को इसमें रखा जा सकता है। मतलब एक तो बड़ा बॉक्स दे दिया जिसका आपको आयतन दे दिया। अगर हम बात करें बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, पहले वाले जो पेपर हमने किए थे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे, और ये भी देखो रिपीट हो रहा है। मतलब हर पेपर में एक जैसा ही क्वेश्चन दिया गया है, बस लैंग्वेज बदल दी गई। अगर ये एक बड़ा बॉक्स है, ये क्या है, एक बड़ा बॉक्स है, इस बॉक्स का जो आयतन है, आयतन का मतलब समझते हैं, जितना वो स्पेस में जगह घेरता है वो आयतन कहलाता है। वो कितना है 40 घन सेंटीमीटर है। इस बॉक्स का आयतन कितना है 40 घन सेंटीमीटर है। इस बड़े बॉक्स का आयतन यदि 40 घन सेंटीमीटर है तो बोले एक बॉक्स में, इस एक बॉक्स में 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों को इसमें रखा जा सकता है। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले मतलब छोटे छोटे से घन हैं, जिसकी साइड कितनी दी है बच्चों, जिसकी साइड दी 2 सेंटीमीटर। इसका आयतन नहीं दिया, इसकी साइड दी है, इसकी साइड दी है, इसका आयतन नहीं दिया। तो अब आपको जैसे बताया कि एक कमरे के अंदर आपको बड़े बड़े बॉक्स रखने हैं, तो कैसे रखे जाते हैं बॉक्स। भाई अगर हम कमरे का आयतन निकाल लें कि उसमें कितना स्पेस है, और फिर हम ये आयतन निकाल लें कि जो हम बॉक्स रख रहे हैं उसका आयतन कितना है, वो कितना स्पेस घेरेगा। आयतन मतलब कोई चीज़ कितनी जगह घेरेगी, वो आयतन है। भाई जैसे हम यहाँ खड़े हैं, तो अब जब हम यहाँ खड़े हैं तो हमारी जगह पे ना हवा है, इतनी जगह को हमने कवर कर लिया, ये स्पेस पे कोई नहीं आ सकता अभी, ठीक है, ना यहाँ पर हवा आ सकती है, ना कोई और खड़ा हो सकता है, तो हमने स्पेस में ये पूरी जगह ले ली। समझ आ रही बात। तो अगर एक कमरे में आप एक बॉक्स कहीं रख देते हैं तो बॉक्स उतनी जगह ले देता है, उसकी जगह पे आप कुछ और रख सकते हैं क्या, उसके ऊपर नीचे बगल में रख सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पे नहीं रख सकते, उतनी जगह वो कवर कर लेता है। तो मतलब हमें अगर ऐसे निकालना है कि कमरे के अंदर आपको कुछ बॉक्स रखने हैं, तो हम क्या करेंगे, कमरे का आयतन निकालेंगे। तो हम देख लेंगे कि उस कमरे का आयतन कितना है, और फिर हम देखेंगे कि जो एक बॉक्स है वो उसका आयतन कितना है, मतलब कमरा कितनी जगह घेरता है और एक बॉक्स कितना जगह घेरता है,
और कमरे के आयतन में बॉक्स के आयतन से यदि भाग दे देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर कितने बॉक्स आप रख सकते हैं। यही चीज यहाँ पर हो रही है इस क्वेश्चन में भी कि भाई एक बड़ा बॉक्स है, एक बॉक्स है जिसका आयतन 40 घन सेंटीमीटर है, मतलब वो 40 घन सेंटीमीटर का आयतन घेरता है, जगह घेरता है। और अब उसमें आपको छोटे छोटे ये क्या रखने हैं, घन रखने हैं, क्यूब्स रखने हैं, जिसकी साइड कितनी दी आपको, 8 दी। तो देखिए हम घन के बारे में थोड़ी चीजें समझ लेते हैं। घन एक ऐसी आकृति होती है बच्चों जो कि वर्ग से मिलकर बनी होती है। घन के यदि हम आयतन की बात करें, किसकी बात करें, घन के आयतन की, तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 या साइड की पावर 3। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। ठीक है, अगर हम घन के विकर्ण की बात करें कि घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन के विकर्ण की बात करें तो घन का विकर्ण होता है a√3 या √3a। ठीक है, ये हो गए घन की बात। अगर हम घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, किसकी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें घन की, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। अब आप कहेंगे कि 6a² क्या होता है, तो देखिए ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब अगर एक बॉक्स हमने जो बनाया है, इस बॉक्स का ये वाला पोर्शन, ये साइड वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन, ये साइड वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, यानी कि ये 6 जो फलके हैं, घन में बात कर रहे हैं, घनाभ में नहीं। ये घनाभ है क्यूबॉइड और हम ये घन में बात कर रहे हैं, वो डायग्राम घनाभ बना हुआ है। तो घन क्या होता है, पहले तो वर्ग से मिलकर बना होता है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो घन जो टोटल है 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसकी प्रत्येक साइड कैसी होती है, बराबर होती है। घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा की घात 3 साइड की पावर 3। विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण की अगर हम बात करें, जैसे हमने एक घन बनाया तो उसमें विकर्ण क्या होगा। अब बात जा रही है कि विकर्ण क्या होगा सर घन का, तो देखिए विकर्ण क्या होगा, एक कोने से दूसरे कोने को मिला दीजिए। जैसे ये वाला कोना है, इसमें एक डोरी बांध के इस वाले कोने को मिला दीजिए, तो ये क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है घन का। इसी तरह घनाभ में भी होता है। तो अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हमने बोला ये वाला पृष्ठ, इसके पीछे वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, नीचे वाला पृष्ठ, ऊपर वाला पृष्ठ, ये सभी का जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो चलिए हमने घन के बारे में भी थोड़ी सी चीज जान ली। ठीक, अब बात हमने क्या बोली थी कि अगर कोई कमरे का आयतन आपने निकाल लिया और एक बॉक्स का आयतन निकाल लिया, तो कमरे के आयतन में यदि आप बॉक्स के आयतन से भाग दे देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस कमरे के अंदर आप कितने बॉक्स रख सकते हैं। तो अब आप उस कमरे के अंदर कितने बॉक्स रख सकते हैं, ये चीज आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको छोटा बॉक्स दिया है घन, इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। तो अब आप देखिए उसकी साइड आपको कितनी दी, 2 सेंटीमीटर की दी, तो इसका आयतन कितना निकलेगा। तो अगर हम आयतन की बात करें, जो छोटा वाला घन है वो कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको निकल आया छोटे वाले बॉक्स का आयतन। और बड़े वाले बॉक्स का आपको कितना दिया, 40। तो अब आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे नंबर ऑफ, क्या निकालना है आपको, घनों की संख्या, नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने क्यूब्स आप रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकलेंगे, बड़े वाले घन या घनाभ जो भी है 40, उसमें आप किससे भाग दे दीजिए, छोटे वाले घन के आयतन से भाग दे दीजिए। चलिए तो 40 से भाग देंगे, 40 को भाग देंगे 8 से, तो 8 5 40, यानी कि टोटल 5 घन आप रख सकते हैं। इसका मतलब ये 40 घन सेंटीमीटर ये घनाभ नहीं है, ये भी घन ही है। ठीक है, फिक्स रखे जा रहे हैं इसमें। तो चलिए देखिए, बिल्कुल श्योर हो गया नहीं कह सकते, लेकिन अपन मान लीजिए 40 से कोई चुका भी हो सकता है, वो घनाभ कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब आप बात समझ गए कि क्या करेंगे, टोटल आयतन को, कमरे के आयतन को एक छोटे बॉक्स के आयतन से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितने घन आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या दिया था, बड़े वाले घन का आयतन 40 घन सेंटीमीटर दिया, छोटे वाले की भुजा देती, उसका आयतन निकाल लिया 8, तो बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले के आयतन से भाग दे दिया, 5 हमारा आंसर आ गया। आंसर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। क्लियर सारी बातें। चलिए अब थोड़ा सा हमने जैसे घन के बारे में समझ लिया, अब घनाभ को भी और समझ लें कि अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए तो यहाँ से ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, घनाभ की। किसकी बात कर रहे हैं, घनाभ की। तो घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जो आयत से मिलकर बनी होती है या वर्ग तथा आयत के दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। इस तरीके का कुछ ये रहता है आपका घनाभ। बॉक्स आपने देखे होंगे, लंबे लंबे डिब्बे। तो इस तरीके के जो डिब्बे होते हैं वो क्या होते हैं, घनाभ के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज़ होती है, 3 चीज़ें होती है। इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ये चीज़ घनाभ में भी थी, ये चीज़ घन में भी थी, ये घनाभ में, ये चीज़ घन में भी थी,
लेकिन वहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर हम घन की बात करें, ये क्या है, घन है। अगर हम घन की बात करें तो यहाँ लंबाई भी a है, यहाँ पर चौड़ाई भी कितनी है, a है, और यहाँ पर ऊंचाई भी कितनी है, a है। ठीक है, तो चलिए यहाँ एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम घन का क्या बात करें, आयतन की, तो सारी चीज़ें लिख रहे हैं हम। देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। इसकी भुजा कितनी मान ली थी, a, तो उसकी घात 3। घन का विकर्ण, विकर्ण बोले तो डायगोनल, घन का विकर्ण क्या होता है, तो अगर विकर्ण की बात करें घन का, तो ये होता है a√3। घन का विकर्ण क्या होता है, a√3। तो घन का विकर्ण हमने सीख लिया कि घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है। ठीक, चलिए, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। ये हो गया किसकी बात करें, घन की। अब आते हैं घनाभ के। घनाभ मतलब क्यूबॉइड, घन मतलब क्यूब होता है। अब घनाभ की बात करें तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो देखिए आयतन क्या होगा घनाभ का, यहाँ घनाभ का जो आयतन है वो होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब हम बात करते हैं इसके विकर्ण की, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण बच्चों होता है आपका √L² + B² इंटू प्लस H²। ठीक है, L² + B² + H², मतलब भुजाओं के वर्गों का योग और उसका घनमूल। चलिए अब हम बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, तो ये आपका होता है 2LB + BH + HL। तो देखिए ये चीज़ें भी आपसे इस्तेमाल हो सकती हैं, किसी और क्वेश्चनों में पूछ सकते हैं। अब कुछ चीज़ें याद रखना है, इसकी जो इकाई होती है वो क्यूब में आती है। दोनों आयतनों की बात करें, चाहे इसकी ये इकाई हमेशा कितने में आती है, क्यूब में आती है। क्यूब का मतलब यहाँ से लिखा होगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरीके से। और जबकि क्षेत्रफल की अगर बात करें, जैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का है, तो इनकी जो इकाई होती है वो कैसी आएगी, सेंटीमीटर², मीटर², इस तरीके से लिखी होगी। तो जहाँ सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर लिखा हो, वर्ग मीटर लिखा हो, समझ जाना वो क्षेत्रफल है। जहाँ आपको घन मीटर लिखा हो, घन सेंटीमीटर लिखा हो, समझ जाना क्या है, आयतन है। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक तार 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है। यदि तार को पुनः एक 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के आकार में घुमाया जाता है तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझिए। इन्होंने बोला कि एक तार जो है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किस आकार में है, वर्ग के आकार, मतलब क्यूब के फॉर्म में है। अब वर्ग के आकार में है तो वर्ग क्या होता है, हमने आपसे बताया था अभी कि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर एक भुजा इसकी 15 है तो समझ लीजिए ये भी कितनी होगी, 15, ये भी कितनी होगी, 15, ये भी कितनी होगी, 15। ठीक, क्लियर। तो अगर हम बात करें कि तार की कुल लंबाई कितनी है, तो तार की कुल लंबाई की अगर बात करें, कुल लंबाई कितनी है, तो आप बोलेंगे 15 चौको 60, 15 × 4 कर देंगे तो कितना है, 60 सेंटीमीटर लंबा तार है। इतनी बात क्लियर। क्योंकि ये वर्ग के आकार में है और वर्ग जो है यहाँ पर दिया एक तार 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी कि वर्ग के आकार में, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं वर्ग कैसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। तो 4 भुजाएं होती हैं, 15 चौको 60, यानी कि तार किस रूप में मोड़ा गया है, वर्ग के आकार में। तो टोटल लंबाई तार की कितनी हो गई, तो तार की कुल लंबाई हो गई 15 चौको 60। ठीक, अभी कह रहे हैं इस तार को हमने ऐसे खोला, ठीक, हमने खोल लिया, ये अपना 60 मीटर लंबा तार है। ये 60 मीटर या 4 सेंटीमीटर था, तो 60 सेंटीमीटर कर लीजिए। देखिए ये अपना तार कितना है, 60 सेंटीमीटर लंबा तार है। ये क्या हो गया, तार। जब हमने इसको खोला तो इस तरीके से फैल गया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, यदि तार को पुनः एक 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के आकार में घुमाया जाए, मतलब अब इससे हम क्या बना रहे हैं, आयत बना रहे हैं। आयत क्या होता है, जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। तो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, चौड़ाई कितनी रखी हमने, b रखी 5, तो l आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ से बात ये समझ में आ रही है कि जो तार का
लंबाई होगी वो कभी चेंज होगी क्या? तार में कटा फिटा क्या? कहीं नहीं कटा। उन्होंने बोला तार कहीं से टूटा फूटा कुछ नहीं हुआ, या ऐसा बोला होता 2 सेंटीमीटर तार कट गया जब उसको आयत बनाया या बेस स्टेज में चला गया, कुछ नहीं बोला। इसका मतलब पूरा 60 सेंटीमीटर हमने आयत बनाने में इस्तेमाल कर दिया, मतलब मोड़ने में। तो ये टोटल भी कितना होगा यहाँ पर? एल बी, ये भी एल होती है और ये भी बी होती है, तो ये टोटल कितना होगा? ये भी 60 होगा। तो हम जानते हैं कि अगर आप एक तार को मोड़ रहे हो, तो जैसे हमने वर्ग बनाया था, तार की लंबाई 60 थी, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाया था, तो इसका मतलब आपने क्या चीज़ ड्रॉ की थी? आपने परिमाप बनाया था। तो हम कह सकते हैं इस केस में कि वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के कैसे होगा? बराबर होगा, क्योंकि आप वर्ग को मोड़कर क्या बना रहे हैं? आयत बना रहे हैं। ठीक, तो हम दोनों चीज़ें अभी समझते हैं, अभी हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। देखिए, तो आप यहाँ ऐसे कह सकते हैं, ये बी की वैल्यू तो कितनी है? 5, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 बार बी होगा और 2 बार एल होगा, और ये पूरा किसके बराबर होगा? 60 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा तार यहाँ से यहाँ तक कितना है? टोटल 60 है भाई। इसी तार को तो आपने मोड़ दिया। ठीक, तो यहाँ से देखिए बी की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये कितना हो गया? 10 प्लस 2l बराबर में कितना? 60। तो बताइए यहाँ से l की वैल्यू कितनी आएगी? 2l की वैल्यू 50 आएगी, तो l की वैल्यू कितनी हो गई? 25 हो गई कि नहीं? 10 माइनस हो गए 60 में से 50, 50 का आधा 25, तो आपका आंसर क्या हो गया? डी। ठीक, ये तो बात समझ ली हमने। अब हम चीज़ों को समझते, देखिए ये तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपन ने एक एक करके देख लिया, समझ लिया। प्रैक्टिकली, अब प्रैक्टिकली नहीं करना है हमें, फॉर्मूले से करना है, तो फॉर्मूले को और समझ लेते हैं। देखिए एक वर्ग था जिसकी भुजा कितनी थी? 15 सेंटीमीटर थी, और ये तार से बनाया गया था, और आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? आपने इसको कर दिया आयत में, जिसकी आपने चौड़ाई दे रखी कितनी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने चौड़ाई कितनी दे रखी इसकी? 5 सेंटीमीटर, और यहाँ वर्ग की भुजा कितनी दे रखी? ए बराबर 15 सेंटीमीटर। तो जब आप एक वर्ग को आयत के रूप में मोड़ते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप? इनके परिमाप कैसे रहेंगे? दोनों ही केस में बराबर। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि वर्ग का परिमाप, क्या कह सकते हैं? वर्ग का परिमाप किसके बराबर होगा बच्चों? तो वर्ग का परिमाप बराबर होगा आयत के परिमाप के बराबर, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? वर्ग को आयत के रूप में मोड़ रहे हैं, तो आयत का परिमाप इंग्लिश में कहलाता है पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है, तो ये परिमाप बराबर होंगे। अब हम बात करें वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो ये होता है 4 × a, मतलब 4 गुणा भुजा, और आयत का परिमाप क्या होता है? 2l + b, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, अब देखिए आपके पास किस चीज़ की वैल्यू है? आपके पास a की वैल्यू है। a कितना है आपका? 15। ठीक है, आपके पास 2, l की वैल्यू निकालनी है, b कितना है आपके पास? 5। इससे देखिए आपको फ़ायदा क्या रहेगा? 2 से तो 2 कट गया, 4 कट गया 2 बार, तो ये कितना हो गया? 30, और यहाँ पर कितना आ गया? l + 5। तो l की वैल्यू कितनी आ गई? आप क्या करेंगे? 30 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर। तो ये आपकी लंबाई है। ठीक, यानी कि जब आप एक तार को आयत से वर्ग में या वर्ग से आयत में कन्वर्ट करेंगे, तो भाई क्या होगा? उनके परिमाप बराबर होंगे। पहली चीज़ यहाँ समझ में आ गई। अब थोड़े से फॉर्मूले समझ लेते हैं। हमने वर्ग के बारे में जाना कि वर्ग क्या होती है? एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक ऐसी आकृति होती है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर एक भुजा ए है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, वो सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो वर्ग का क्या होता है? सबसे पहले क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ये सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया होगा उसमें यूनिट आएगी आपकी। फिर हम बात करें वर्ग का परिमाप, तो अगर हम बात करें वर्ग के परिमाप की, तो वो कितना होता है? 4 गुणा भुजा। फिर हम बात करें वर्ग के विकर्ण की, किसकी बात करें? वर्ग के विकर्ण की, तो वर्ग का विकर्ण होता है आपका a√2, भुजा गुणा √2। ठीक है, अब हम आते हैं आयत पर। चलिए अब हम आते हैं किस पर? आयत पर। थोड़ी सी और चीज़ें समझ लेते हैं वर्ग के बारे में। चलो थोड़ा और देख लेते हैं। वर्ग में जो 2 विकर्ण होते हैं बच्चों, वो दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर। अगर हम बोले कि यहाँ पर एक विकर्ण d1 है और दूसरा विकर्ण क्या है? d2 है, तो आप कह सकते हैं कि d1 बराबर किसके होगा? d2 के होगा। वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक भुजा भी कैसी होती है? बराबर होती है। और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जहाँ ये काटते हैं
वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है और ये आपस में बराबर डिवाइड करते हैं। ये ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा समझ लिया अपन ने, ठीक, कहीं इस्तेमाल हो जाएगा तो याद रहनी चाहिए हमें चीज़ें। चलिए, तो ये वर्ग की बात कर ली हमने थोड़ी सी। अब आयत की बात करते हैं। तो आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होती है। तो आयत एक ऐसी आकृति होती है, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं तथा समांतर होती हैं। प्रत्येक कोण इसका भी क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण इसका भी क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और इसमें एक कंडीशन और होती है कि इसके विकर्ण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन समकोण पर नहीं। जैसे वर्ग में समकोण पर समद्विभाजित कर रहे थे, आयत में समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते, केवल समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर दो पार्ट में बांटते हैं। इसकी विपरीत भुजाएं कैसी होती, बराबर। ये और ये बराबर होगी, ये वाली और ये वाली बराबर होती। क्लियर। अब हम बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की, सॉरी आयत के। वर्ग तक हो गया, तो हम बात करते हैं किसकी बच्चों, आयत की। ये आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों, तो आयत का परिमाप होता है 2L प्लस बी। तो हमने आयत का परिमाप भी जान लिया, ठीक। अब हम आयत के विकर्ण की बात करें तो इसका विकर्ण क्या होता है, तो आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है आपका अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आयत का विकर्ण होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, आपका आयत का विकर्ण होता है। तो चलिए यहाँ पर बी को थोड़ा सा करेक्ट करके लिख लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें और जान ली कि किसी को और क्वेश्चन में इस्तेमाल हो तो आपको मदद मिले, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 12 क्वेश्चन खत्म कर लिया अपन ने, अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए भाई, फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हर सेट में ये आपके आया है। जेल प्रहरी के जितने भी सेट हमने किए हैं उनमें लगभग में ये समझ लीजिए आपका ये 75% आया है, ठीक है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन कौन सी संख्या बड़ी है। हमने आपको बताया कि अगर हम बात करें 2, 3, 6, 9, 8, फिर हमने लिखा 2, 3, 6, 9, 7, फिर हमने लिखा 2, 6, 3, 6, 9, फिर हमने लिखा 2, 3, 6, 8, 9। अब आपसे इनमें पूछते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी या छोटी है, उसकी बात करते हैं। पहले आप ये बताइए 1, 2, 3, 4, 5 में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी। तो आप कहेंगे 5 बड़ा है और 1 छोटा है। 1 किस में आएगा, स्मॉलेस्ट में, और 5 किस में आएगा, ग्रेटेस्ट में। आएगा कि नहीं। तो आप देखिए जो संख्या काउंटिंग में पहले आती है वो छोटी होती है और बाद वाली संख्या बड़ी होती है, ठीक। अब ये तो हो गई हमारी काउंटिंग में। जब भी आप संख्याओं की तुलना करेंगे, 2 संख्याओं की, 3 संख्याओं की, 10 संख्याओं की, किसी की भी तुलना करेंगे तो उसकी तुलना अंकों से की जाएगी। एक अंक की तुलना एक अंक से करेंगे, लेकिन अंक कहाँ से लेंगे हम, राइट हैंड साइड से नहीं लेंगे, कहाँ से लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। मतलब हम जहाँ से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, वहाँ से हम नहीं लेंगे, हम आगे की तरफ से लेंगे। तो देखिए कैसे। अगर हम बात करें इन चारों नंबरों में आपको तुलना करनी है। हमने A, B, C और D आपको 4 ऑप्शन दे दिए। बताइए इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों ही बतानी है। तो हम क्या करेंगे, पहला अंक देखेंगे इनका। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। चारों ऑप्शन में अगर पहले अंक 2, 2, 2 हैं तो सभी बराबर हैं, तो तुलना कर पाएंगे क्या, नहीं। तो अब हम नेक्स्ट डिजिट देखेंगे। अगला डिजिट देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है। तो बताइए 6 बड़ा होता है कि नहीं 3 से। 6 बड़ा अगर 3 से होता है तो आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर मिल गया, ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया, कितना, ऑप्शन सी। बड़ा तो निकल गया। अब बात करनी है सबसे छोटे की। अब सबसे छोटे की अगर बात करें तो एक तो निकल गया, अब 3 में कंपैरिजन करना है और तीनों में आप दूसरा अंक देख चुके हैं। अब तीसरा अंक देखेंगे, यहाँ पर 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, कंपैरिजन हो पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चौथा अंक देखते हैं, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ पर कितना है आपका 8। तो देखिए 9, 9 वाले बड़े हैं, 8 वाला छोटा होगा। तो अब आपको मिल गया क्या, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मिल गया, डी। आपका आंसर हो गया। तो कंपैरिजन इस तरीके से करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से हम अंकों को देखते जाएंगे। तो चलिए ऑप्शन पे आते हैं अपने। इनमें आपसे क्या पूछा गया, सबसे बड़ी पूछी गई। क्या पूछी गई, बड़ी। तो देखिए पहला अंक सभी का देखिए 7, 7, 7 और 7 है। क्या आप तुलना कर पाएंगे, आप बता पाएंगे कौन सा बड़ा है, सभी बराबर है। चलिए दूसरा अंक देखते हैं। तो यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ 9। तो आपको पता है कि 2 और 9 तो 0 से बड़े होते हैं, तो 2 ऑप्शन तो आपके हट गए।
अब 2 और 9 में से कौन सा बड़ा होता है, तो आपको पता है 9 बड़ा होता है, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी, 7920 आपका आंसर। आई होप समझ में आ रही बात।